हेलो एवरीवन, चलिए आज एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो फटाफट जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वो, ऑप्शन ए है विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, और सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, और डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका आंसर होगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो नागरिकता है वो भारत में एकल नागरिकता है और वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। इसका विस्तृत व्याख्या संविधान के आर्टिकल 9 में अनुसार, यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, और जो एकल नागरिकता है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा, और ऑप्शन डी है आदेश। ये जो प्रश्न है आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आदेश कोई नहीं देता है। तो आइए इसका अलग उत्तर देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जो 32 है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के अनुसार हाई कोर्ट मूल अधिकार को संरक्षण हेतु 5 प्रकार के रिट जारी करती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। संविधान में आदेश नाम से कोई रिट जारी नहीं किया जाता, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे कौन जाना जाता है। श्वेत क्रांति यानी श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क से है। तो इसका ऑप्शन ए है एम स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इन्होंने सहकारी दुर्ग मिल्क अमूल की स्थापना की और ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जिससे भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। जहाँ यहाँ पे एक नोट करने वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब हम आज इसके आगे जो है जो प्रमुख क्रांतियाँ हैं और उनके क्षेत्र को जानेंगे, और उसके आगे क्रांतियाँ का जनक के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो इस आप पेन कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जितने भी क्रांतियाँ हैं वो सभी इसमें मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। तो पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य उद्यान से है, विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जन्म दुग्ध उत्पादन से है, और ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड इसको भी नोट करिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तीसरा है पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब इसका संबंध तिलहन से है। तिलहन जैसे खाद्य तेल, सरसों, सूरजमुखी, इसका संबंध है तिलहन से। नीली क्रांति यानी मछली उत्पादन और जलीय कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति मछली, प्याज और दवाई से संबंधित है। यहाँ पर नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति में ध्यान देने वाली बात अलग है। नीली क्रांति पूरी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, और गुलाबी जो क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है।
एक हो गया लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं रजत क्रांति यानी सिल्वर। ये जो अंडा है, पोल्ट्री वाली मुर्गी हैं, उसके उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति चमड़ा गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास से संबंधित है। और ग्रे क्रांति रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट मार के रखिए। ये हो बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत क्रांति कपास उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति है, ये जूट उत्पादन से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं और भी है। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति यह कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति यानी कृषि क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हो गया पेट्रोलियम और बायोडीजल से। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अब आगे देखेंगे इसके जो जनक हैं उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे पॉइंट वाइज। हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये ध्यान रखने वाली बात है, जिसे भारत में जब पूछेगा तो एम स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। और नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल और लाल क्रांति विशाल तिवारी। स्वर्ण क्रांति नीरपुर तुरतेज। और भी हैं आगे। अन्य विशेष क्रांति है जो मतलब उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इंद्रधनुष क्रांति, इसमें सभी क्रांतियों को एक साथ जोड़कर कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। और ये अमृत क्रांति है। अमृत क्रांति बहुत सारे एग्जाम, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखेंगे तो बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है, तो इसको आप VVI लिख लीजिए। VVI है ये जो है देश के नदियों को आपस में जोड़ना है। सदाबहार क्रांति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मिट्टी की उर्वरता और कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। प्रोटीन क्रांति ये दलहन उत्पादन से संबंधित है। और सैफरॉन यानी केसर क्रांति सौर ऊर्जा से, ये एक बहुत लेटेस्ट है, तो इसको भी आप सैफरॉन क्रांति को आप नोट कर लें, ये लेटेस्ट है, क्योंकि सौर ऊर्जा से बहुत सारे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये एक लेटेस्ट है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन। तो भारत के संविधान के में चुनाव प्रणाली का संबंध किस अनुच्छेद से है? चुनाव प्रणाली यानी इलेक्शन से। ऑप्शन ए 324 से 328, बी 324 से 329, सी 256 से 259 और डी 274 से 279। ऑप्शन ए कह रहा है 124 लिए 128 और बी 324 लिए 329, सी 256 से 259 और डी 274 से 279। तो जो चुनाव प्रणाली है वो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 324 ले 329। ये भाग 15 में है। जो चुनाव प्रणाली है ये भाग 15 में है। आइए इसके आगे डिटेल्स देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी 324 ले 329। भारतीय संविधान का भाग 15, जैसा कि हमने बताया कि भाग 15 में है और ये 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है। चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। उसके शक्तियों और स्वतंत्रता रूप से निष्पक्ष चुनाव करवाने की उल्लेख किया गया है। आगे अब देखते हैं। अब भाग 15 को पूरा ओवरवाइज देखते हैं, मतलब भाग 15 में क्या क्या है। आर्टिकल 324 से 329 तक जो है हम उसको एक एक अनुच्छेद को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो भाग 15 का जो है वो चुनाव आयोग से है, माने निर्वाचन से। एकदम ज्यों का त्यों क्वेश्चन पूछता है कि भाग 15 में क्या है। दूसरा 324 से 329 ए में
क्या है, मतलब ये एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कब से कब तक है। और तीसरा बनता है कि इसका निर्वाचन आयोग का काम क्या है। इसका काम है भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक स्वतः संगठन का स्थापना और नियम तय करना। मतलब भारत में जितने भी चुनाव हैं स्वतंत्र कराना, उसको मतलब कोई रोक टोक ना हो, निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में ना हो और पारदर्शी हो। अब आगे देखेंगे आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में है चुनाव आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियाँ। ये मतलब आर्टिकल 324 है, ये चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियों का संबंधित है। इसके तहत भारत में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना किया जाता है, जिसका काम होता है चुनाव कराने, उसका निरीक्षण करने, अधिरक्षण मतलब सुपरविजन करना और मतदाता सूची को तैयार करना और पूर्ण नियंत्रण करना। अब ये भी पूछता है कि मतदाता सूची तैयार कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है। यह जो इलेक्शन कमीशन है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, और राज्य के विधानसभा विधान परिषद का चुनाव करवाता है। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन देखिए ध्यान में यहाँ पे है, ये है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग करता है, ना कि केंद्र का। तो एक बार इसको आप ध्यान से मतलब आप देख लेंगे कि जो नगर पालिकाओं का चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसको भी आप बारीकी से मतलब नोट कर ले कॉपी में, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में हम जल्दबाजी में देखते नहीं हैं और जल्दी टिक करके आ जाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 325 में क्या है। धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। न ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर किसी विशेष को मतदाता सूची में शामिल होने का दावा कर सकता है। 326 में क्या है, ये देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 326 में क्या है, व्यस्त मताधिकार, मतलब लोकसभा अंततः अन्य राज्य के विधानसभा में वोट देने का हक होगा। किस आधार पर होगा, तो पहले का है वो भारत के हर नागरिक हो और 18 वर्ष क्या है उससे अधिक आयु हो तो उसे वोट देने का अधिकार है। यह कानून योग्य न ठहराया गया हो। एक और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। पहले जो थी हमारा मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तो उस समय 18 वर्ष कर दिया गया। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 61वां संविधान संशोधन में क्या है। तो ये एक बात ध्यान रखना है कि 61वां संविधान संशोधन में ये 1989 में हुआ था और ये 18 वर्ष की आयु के से संबंधित है। पहले कितना था, 21 वर्ष। और आर्टिकल 327 में क्या है, तो आर्टिकल 327 विधानमंडल में चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ संसद के पास है। मतलब जितने भी विधानमंडल के साथ कानून बनाने की शक्तियाँ है वो संसद के पास है। संसद के पास ये भी शक्ति है कि वो देश में चुनाव, मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से जुड़े कानून बना सकते, जैसे कब चुनाव करवाना है, मतदाता सूची कौन तैयार करेगा, निर्वाचन क्षेत्र में उसका सीमा क्या होगा, इसके अनुसार वो कम बेसी कर सकता है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के संबंध में कानून, अब किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी पावर है कि वो चुनाव से संबंधित कोई कानून बना सकता है। यदि किसी विषय पर सांसद कानून नहीं बनाया है तो राज्य विधानमंडल को अपने राज्य के भीतर होने वाले चुनावों में नियम बना सकता है। यदि कोई किसी विषय पर संसद यदि कानून नहीं बनाया हो तो राज्य के विधानमंडल वो अपने राज्य में जो चुनाव होगा उसमें कानून बना सकता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब 329 में क्या है, चुनावी मामलों में हस्ताक्षर, अदालतों के हस्ताक्षर पर रोक।
हस्तक्षेप पर रोक। जो 19 329 है ये कहता है कि चुनावी मामलों में अदालत के जो हस्तक्षेप है वो निषेध है। मतलब यूँ समझिए कि निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण सीमा से जुड़े किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब निर्वाचन आयोग से जो कानून है उसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ये सांसद द्वारा घटाया बढ़ाया जाता है। अब 329 में क्या है? 329 जो है ये रद्द हो चुका है। 329 ये रद्द हो चुका है। इसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों का विशेष प्रावधान है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। जिसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये पढ़ना गया है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो और देखिए, अब परीक्षा के मतलब इससे मतलब इलेक्शन कमीशन से जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। जैसे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950। इसको ध्यान में रखिए। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। वर्तमान में जो आयोग की संरचना है, वर्तमान में चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं, यानी चुनाव आयोग में भी 3 आदमी रहता है। कार्यकाल और निष्कासन, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। जो भी पहले हो वो होता है। यदि पद से हटाना हो, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पद से हटाना हो तो वहीं पर क्रिया होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे संसद में महाभियोग लाकर 2/3 से बहुमत से पास करना होगा, तभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो है क्वेश्चन है आज 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या को कितनी सीमित की गई? मतलब 91वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था, मंत्रिपरिषद का आकार क्या है लोकसभा में? ए 10%, 12%, 15% और 20%। इसका ऑप्शन होगा सी 15%, यानी 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका, सी 15%। इस 91वां संविधान संशोधन के अनुसार एक 75A आर्टिकल जोड़ा गया। 75A का ए जोड़ा गया। इसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए, इसमें पीएम भी शामिल है। जो 15% है इसमें पीएम भी शामिल है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए पीएम को लेकर। तब 91वां संविधान संशोधन के मुख्य बातें, इसमें क्या किया गया कि मंत्रियों का आकार सीमित किया गया। यानी इस संशोधन में पहले मंत्रियों की कोई संवैधानिक रोक नहीं थी। पहले जो मंत्रियों का आकार था वो कोई ज़्यादा भी हो सकता था, कोई कम भी हो सकता, इससे कोई लेकर नहीं था। लेकिन इस संशोधन को द्वारा मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल मंत्रियों की संख्या उसकी सदस्य से 15% अधिक नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 75 के अनुसार तथा राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 164 से। हालांकि कुछ छोटे राज्य हैं जिसमें इसमें मंत्रियों की संख्या तय की गई है, जैसे में 12। जैसे गोवा को मान सकते हैं, गोवा एक बहुत ही छोटा राज्य है तो इसमें तय की गई है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 हो गया। एक तो हो गया कि लोकसभा के आधार पर, इसको बढ़िया से विधि कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए एक तो हो गया आपको 75 में हो गया कि लोकसभा में 15% से अधिक नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देखें एक और आया था 164, एक है 164 हो गया विधानसभा में भी 15% से अधिक नहीं चाहिए।
और जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य में 12 मंत्रियों की संख्या दी गई है, प्रतिशत में नहीं है, ये 12 संख्या है। तो और दूसरा है, अब देखिए अब आगे इसमें दल बदल कानून को मजबूत करना। तो दल बदल कानून जो 1985 में जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची में खामी थी, यदि किसी पार्टी के कोई 1/3 सदस्य छोड़ते हैं तो उसको विभाजन मानकर सदस्यता रद्द नहीं होती थी। लेकिन 91 संविधान संशोधन में इस 1/3 वाले प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और एक नया लाया गया, यानी दल बदल से बचने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत के साथ दूसरे पार्टी में विलय करने की अनुमति मिल गई। एक आगे देखते हैं, आयोग संसद सदस्यों पर अन्य प्रतिबंध। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए, हम आज का सेक्शन लगभग ख़त्म हो गया। तो अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ फिर से नई वीडियो देखने के लिए और अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।